हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट सेकंड है जिसमें हम पढ़ने जाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल। हमने फर्स्ट पार्ट में गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था और उसमें हमने स्पर्म सेल का डायग्राम पढ़ा था। अब ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो होता है जिसमें स्पर्म सेल, जिससे मेल गैमेट जिसे स्पर्म सेल कहते हैं, वो बनता है इन अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। इसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके टू फेसेस में डिवाइड रहता है। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। हम इसे आगे की डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। आप स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब जैसे जो बैट रहते हैं वो क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडिंग एनिमल रहते हैं। होल ईयर में जो उनका टेस्टिस रहता है उसमें स्पर्म सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब वो नॉन फंक्शनल रहता है। और एक पर्टिकुलर सीज़न आने पे वो फंक्शनल हो जाता है और स्पर्म सेल बनाता है एंड देन वो ब्रीड करते हैं। अब जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस दो फेजेस में डिवाइडेड रहता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब सबसे पहला फेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। इन फेजेस को आगे पढ़ने से पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस को एक डिटेल ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि बाद में हमें ईजी पड़े। ये है टेस्टिस, ठीक है, जो कि स्क्रॉटम से कवर रहता है। 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं ना, तो हर टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि कितने नंबर्स में होते हैं, 250 इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, पर टेस्टिस 250 इसमें, 250 इसमें। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इसमें ऐसे रॉड शेप के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती है ये। ठीक है, और अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन लेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, सबसे पहले टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्स में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब टेस्टिकुलर 250 इन नंबर्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स इन टेस्टिस। ठीक है, ईच लोब में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती है। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन लेंगे, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें इसमें लार्ज ऐसे सेल्स दिखते हैं। सबसे पहले ये लार्ज सेल्स होती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। ठीक है, दीज लार्ज सेल्स गिव न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स एंड दीज सेल्स विल नॉट फॉर्म स्पर्म्स। ये जो लार्ज सेल्स रहती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को, और ये स्पर्म्स फॉर्मेशन में वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। फिर ये ऐसे ये सेल्स दिखाई देंगे जिनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, उनके स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से, जो स्पर्मेटोगोनियम है, इन्हीं से हमें क्या मिलते हैं, स्पर्म्स मिलते हैं। ठीक है, हैव अनलिमिटेड एबिलिटी टू डू माइटोसिस। इनमें अनलिमिटेड एबिलिटी रहती है माइटोसिस करने की, मतलब इक्वेशनल डिवीज़न करने की, अपने से 2 और सेम साइज सेम क्रोमोसोम नंबर के सेल्स बनाने की। फिर उसके बाद जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करके स्पर्म सेल इंक्रीज़ होते जाएंगे और वो ऐसे सेंटर ल्यूमेन की साइड को आते जाएंगे। ये ल्यूमेन ऑफ सर्टोली वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेल है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है मेल की बात हो रही है अभी, जब 13 ईयर में मेल में प्यूबर्टी आती है तो जो उसका हाइपोथैलेमस है वो GnRH हार्मोन रिलीज़ करने लग जाता है, हाइपोथैलेमस, जो उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और उसको एक्टिवेट करता है, जिससे जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है वो LH एंड FSH रिलीज़ करती है। और जो LH रहता है वो टेस्टिस पर एक्ट करता है और लीडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करता है, जिससे इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन होता है और जो बाद में स्पर्म फॉर्मेशन में वर्क करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होगा, GnRH। ठीक है, उसके बाद वो पिट्यूटरी को
एक्टिवेट करेंगे और वो जो पिट्यूटरी होगी वो LH और FSH रिलीज़ करेगी। जो LH होगा वो टेस्टिस पर एक्ट करेगा, टेस्टिस की किस पे, लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा। उसके बाद जब लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाएंगे और फिर क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम जो हमने पढ़ा था कि एक जो होती है हमारी ये जो होती हैं सर्टोली सेल्स, ये लार्ज सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, दूसरी ये होती हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, दूसरी सेल्स उनसे छोटी होती है। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम होती है वो 2N होती है, उनमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन द इनसाइड वॉल ऑफ सर्टोली ट्यूब्यूल्स। ये जैसे हमने लॉन्गिट्यूड में क्रॉस सेक्शन लिया था हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो ये इनसाइड वॉल यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम जो हमने सेल्स देखी थी ऐसे करके, इनसाइड वॉल या आउटसाइड वॉल है, ठीक है, ठीक है। इंक्रीज इन माइटोसिस होगा, इक्वेशनल डिवीज़न होगा, जिसमें एक सेल से 2 सेल्स बनेंगी जो कि सेम क्रोमोसोम नंबर की होगी, जैसे पेरेंट सेल में ये 2 डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो अपने नंबर इंक्रीज़ करता है ताकि बाद में ये मियोसिस करके आगे फर्दर डेवलप करें, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम होगा वो माइटोसिस करेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा और जिससे फिर जो बाकी की सेल्स बनेंगी उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि 2N ही होती है, सेम नंबर इन क्रोमोसोम। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न होता है और मियोसिस में रिडक्शनल। माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें पेरेंट सेल 2N होती है और जो हमारा जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो ओनली N हैप्लॉइड बनती हैं। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, मियोसिस कितने 2 फेजेस में होता है ना, मियोसिस 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सबसे पहले मियोसिस 1 होगा तो उसके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी। ये देखो मियोसिस 1 हुआ, ये 2N है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस 1 हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में दोबारा से मियोसिस 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होगा, जो कि स्पर्म्स बनने की जो 2 फेजेस में डिवाइड था, एक तो था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, वो पूरा ये वाला फेज है, और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, जिसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है। ऑल द सेल्स आर अटैच्ड विथ साइटोप्लाज्म ऑफ द सर्टोली सेल्स फॉर न्यूट्रिशन। जो सर्टोली सेल्स देखी थी ये बड़ी बड़ी जो लार्ज रहती हैं, जो सारे के सारे सेल्स रहती हैं, ये स्पर्म सेल वो इनसे अटैच रहती है, इनका सर इन पे इम्पेंडेंट रहता है ताकि ये न्यूट्रिशन ले सके सर्टोली सेल से। रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल इज़ नोन एज स्पर्मिएशन। कोई लोग स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पर्मिएशन में केवल जो स्पर्म सेल रहता है वो अपने हेड को रिमूव कर देता है सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में, और स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, ठीक है। आगे के जो 2 फेज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि डिटेल काफ़ी लंबी जाने वाली है और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको दूसरी वीडियो में कवर करते हैं।